अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तीन चीजों पर बात करूंगा आज। एक तो जरा हम बात करेंगे इमरान खान की जो लड़ाई चल रही है कहां पर जाकर खत्म होगी। तीन सिनेरियोज जो मैंने सोचे हैं, जिन पर गौर किया है, जो पॉसिबल सिनेरियोज हो चुके हैं, उनसे उन पर बात करूंगा। साथ साथ बात करूंगा जो हमारी वफाकी काबीना ने खुद को इंक्रीमेंट दिया, अपनी तनख्वाह बढ़ाई है, क्या ही कारकर्दगी रही होगी उनकी, उस पर बात करेंगे। और साथ साथ मजहब के नाम पर हमारी वफाकी वजारत जो है रिलीजियस अफेयर्स की, मजहबी अमूर की, उसने जो कारोबार किए, बड़ी मजाकिया स्टोरी थी। मैंने सोचा इसको तो जरूर ही डिस्कस करना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें डिस्कस करने वाली थी, जल्मे खलीलजाद, ये वो, लेकिन ये स्टोरी, वो जो कहते हैं ना कि मजहब के नाम पे जो सेक्सी स्टोरी थी, वो ये स्टोरी थी। तो इस पर भी बात करेंगे आज। नाजरीन, 21 मार्च है 2025। इमरान खान साहब जेल में हैं, 14 साल की सजा है, 200 से ज्यादा मुकदमात, तहरीक इंसाफ पर सख्त पाबंदी है। सवाल मेरे जहन में क्या था कि जनाब, क्या ये सब इनकी लड़ाई को खत्म कर देगा? ठीक है, तीन मुमकिना मंजरनामे हैं। पहला मंजरनामा है कि इमरान खान साहब की लड़ाई रंग लेके आती है। वो रंग कैसे लेके आएगी? वो कहते हैं कि भाईजान, हिस्ट्री को देखे, मैं हिस्ट्री को देख रहा था कि जब भी अवाम का जज्बा बेदार हो जाता है जिस टाइम पे, तो कोई ताकत रोक नहीं सकती। जुल्फकार अली भुट्टो की मिसाल आपके सामने है, फांसी हुई पार्टी जिंदा रही, बेनजीर शहीद हुई पार्टी जिंदा रही। आज इमरान खान के साथ अवाम का बहुत बड़ा हिस्सा है। लोग सारे बोल रहे हैं कि इलेक्शन इमरान खान ने जीता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मुखालिफिन भी आज ये मानते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इमरान खान को रिहा के बगैर नहीं आएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ जुड़ी है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वो भी नहीं आएगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ साथ जुड़ा है आपका टेररिज्म, क्राइम, आपकी दहशतगर्दी। इन सब चीजों का एक वाहिद हल है अगर अना की जंग से बाहर निकल कर देखें तो पहला सिनेरियो तो ये है जनाब कि अगर अवामी दबाव बढ़ा, अवाम सड़कों पर निकली, आलमी तवज्जो बनती है, तो इमरान खान की रिहाई और पीटीआई की वापसी मुमकिन है। अब सेकंड सिनेरियो है कि जनाब तहरीक इंसाफ कमजोर पड़ जाती है लेकिन खत्म नहीं होती। ऐसे में क्या होगा? अब जो मैं रिसर्च कर रहा था भाई, देखें, पाकिस्तानी सियासत में फौज का किरदार है तो बहुत अहम। अयूब खान से लेके आज आर्मी चीफ तक देख ले, वैसे मुशर्रफ तक देख ले, तो डिक्टेटर्स भी रहे हैं। फौज ने जब तक चाहा है, जितना चाहा है, सियासी पार्टियों को कूटा है, दबाया है, तोड़ा है। ये वाहिद रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं 77 सालों में, जिसने मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट को भी नाको चने चबवा कर रख दिए हैं। उनको भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें जनाबे वाला। किसी टाइम वो दब जाते हैं, फिर वो शुरू हो जाते हैं, आवाजें दबाई जाती है। लेकिन यहां पर फिर आती है, हम फर्ज करते हैं सोशल मीडिया भी सरेंडर कर देता है पीटीआई का, पीटीआई खामोश हो जाए। इंसानी फितरत भी एक चीज है। जिस किस्म के काले स्याह कवानीन बना दिए गए हैं जनाब, ठीक है, क्या होगा? आप इमरान खान को, पीटीआई को मंजर आम से हटा देंगे जी, इमरान जीत गया, फिर क्या होगा? फिर होगा गैप। गैप क्या होगा? स्पेस पैदा होगा। उस स्पेस को कुदरत का निजाम में फिल करना है। पॉलिटिकल स्पेस फिल होगा, वोटर्स खामोश नहीं बैठेंगे, नई लीडरशिप सामने आएगी, नया प्लेटफॉर्म आएगा, या फिर कोई नया निजाम आएगा। खाली तो नहीं बैठेंगे। तो ऐसे में जरा दूर जाके फिर एस्टेब्लिशमेंट, मुझे कम से कम समझ आ रहा है, हारते हुए नजर आ रही है। तीसरा सिनेरियो है भाईजान, सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर उस सिनेरियो में मुझे लगता है कि एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट जोर लगाएगी, एक तरफ हुकूमत पूरा जोर लगाए, मुकदमात, अवाम मायूस हो गई, इमरान खान की लड़ाई दम तोड़ गई। लेकिन फिर क्या होगा भाईजान इस सिनेरियो में? अब मैं, जो मैंने लिखा है, ठीक है, जनाबे वाला के इमरान खान साइड पे हो गए, पार्टी भी साइड पे हो गई, हुकूमत ने फुल और भी जोर लगा दी, तबाहियां फेर दी, लोग डर के घरों में बैठ गए। 2024 8 फरवरी याद रखना है आपने। पाकिस्तान की आवाम जुल्म सहती है, बर्दाश्त करती है, भूलती नहीं। उन्होंने वोट की ताकत से साबित किया वो भूले नहीं, वो इस निज़ाम से फिर बगावत करेंगे। ये मजीद वो हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो मैं निकाल रहा था सारी सिचुएशन, तो मैं ये कह रहा था कि इमरान खान साहब फौरी तौर पर इस वक्त इस सिचुएशन में ये लड़ाई तो जीतते हुए नजर नहीं आ रहे, ठीक है। अभी जो मैंने लिखा है उसमें तो ये लड़ाई जीतते हुए नजर नहीं आ रहे। जब तक के इनकी पार्टी पूरा जोर लगा के मुजाहमत नहीं करेगी, जब तक अवाम इनके साथ नहीं होगी, तब तक ये लड़ाई नहीं जीतेंगे। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखते हैं, लॉन्ग टर्म में इस्टेब्लिशमेंट की हार ही हार है। अवाम से दूरी, इदारों से नफरत,
बदएतमादी, बेरोजगारी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वजूहात है। आप पढ़ें, अगर आप जिस तरीके से मर्जी इसको एनालाइज करें सिचुएशन को, ग्राउंड रियलिटीज के साथ इन टच रह के, एक जिस चीज पे चल रही है वो जिस चीज पे एनालिसिस चल रहा है कि वी डोंट केयर और देख लेंगे जब आएगा, तो उसको उसको इक्वेशन में से अगर आप निकाल दें तो तबाही ही तबाही नजर आती है। जब भी तारीख गवाह आप गैप पैदा करते हैं, वो गैप कोई ना कोई अनडिजायर्ड चीज आके फिल करती है। तो ऐसे में मुझे भी यही नजर आ रहा है। मैंने कहा सोचा जरा ये एक इल्मी किस्म की जरा गुफ्तगू की जाए। अब मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ जनाब वफाकी काबीना। इसके लिए मुझे नंबर्स देखने पड़ेंगे। तो जनाब हमारे वफाकी काबीना ने 188% इजाफा कर लिया अपनी तनख्वाह में। 188%, क्योंकि ये सारे बहुत गरीब थे। अब आपको हर वजीर, वजीर मुमलिकत, मुशीर माहाना 5,19,000 रुपये में पड़ेगा। आम पाकिस्तानी जो है, हम वो बिजली का बिल देख के हमें दौरे पड़ रहे हैं, पेट्रोल डलवाते हुए मौत पड़ रही है, 200-200 से ऊपर की डबल रोटी खरीद रहे हैं। ठीक है, मतलब हालात ये हैं कि आप अगर महीने का राशन लेने जाएं तो आपको बेसिकली ईएमआई पे मिल जाए, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे, तो आपके लिए बुरी डील नहीं होगी। इतने इतने बड़े बिल आते हैं। ठीक है, तो ये जो अजीम तनख्वाह की बढ़ोतरी हुई है आज, जो ये अजीम इंक्रीमेंट लगा है, इस पर देख लेते हैं, हिसाब किताब करते हैं भाईजान। 1,80,000 रुपये पहले महीने मिलते थे, अब 5,19,000 रुपये मिलेंगे, यानी कि 3,39,000 रुपये का इजाफा। इसके साथ ऐड करें फ्री की गाड़ी, फ्री का पेट्रोल, फ्री की बिजली, फ्री की रिहाइश, फ्री के मुलाजमिन। ये फ्री के मिलते हैं, मुझे मालूम है फ्री के मिलते हैं। कोई वजीर ये ना कहे कि हम बिल देते हैं, फ्री में ही होते हैं। अब पूरी काबीना को देखें आप, सब चीजें बनाइए, तकरीबन 4 करोड़ रुपए का खर्चा बनता है महीने का। ठीक है, और इसमें गाड़ियां, बंगले, ऐशो इशरत, एयर टिकट्स वगैरह ये सब फ्री है। ये सारे बैठे होंगे आज, फैसला कर रहे होंगे कि जी हमारी तनख्वाहें बढ़ानी। किसी एक ने बोला होगा कि सर महंगाई इस टाइम बड़ी ज्यादा है, किसी को शर्म आई होगी कि नहीं यार, हम तो इतनी जिस किस्म की गाड़ियों में हम आते हैं, सब लोग देखते हैं। वजीर बेशक बात करें कि जी मैं तो बड़ा मुश्किल से गुजारा होता है, हम लोग पार्लियामेंट जाते हैं, हम लोग गाड़ियां देखते हैं, जिन गाड़ियों में आते हैं, गैस गजलर्स जिनको आमतौर पे बोला जाता है, क्रूजर से कम कोई बात नहीं करता। अब तो बड़ी बड़ी बीएमडब्ल्यूज और उससे भी जदीद गाड़ियां आ जाती है। दूसरी तरफ आप देखें, ये जिनके नुमाइंदे हैं उनका क्या हाल है। एवरेज तनख्वाह जो मैंने निकाली है 32,000 रुपये पाकिस्तान की। बिजली का बिल एवरेज 10,000 रुपये आप निकाल लें। ठीक है, 50 रुपए यूनिट से ऊपर तो पड़ता है, वैसे तो 15 से 20,000। राशन, बच्चों की फीस, दवाई, महंगाई की शरह अभी 10 से 12% है, और रोटी 25 रुपए की एक है, दाल 300 रुपए किलो है, चीनी 160 रुपए से ऊपर है। ठीक है, तो सोलर लगाने वालों को भी वो अवैस लगारी साहब बिजली बन के चिमड़ गए हैं। तो ऐसे में ये जरा कैलकुलेट करें आप, और वजीर की तनख्वाह कैलकुलेट करें। ठीक है, छोटा सा मौजना कि 5,19,000 और 32,000 की तनख्वाह। एक वजीर की तनख्वाह से अगर 32,000 लगाए, 16 गरीबों का घर चल सकता है। ठीक है, 16 गरीबों का। ये वो लोग हैं जो आपको बताते हैं कि हमारा खजाना खाली है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। ये वो लोग बातें कर रहे हैं, ये वो लोग सुना रहे हैं। आप जरा प्रायोरिटीज देखें, आप जरा टोन डेफनेस देखें इन लोगों की। अच्छी बात है जनाब, तनख्वाहें बढ़ाना बुरी बात नहीं है, तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, बहुत ढेर सारी बढ़ाएं तनख्वाहें अपनी। काम भी तो करे ना कोई तनख्वाह बढ़ाने वाला। काम आपने क्या किया है? पाबंदी लगा दो, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, पीका लगा दो, सोलर के यूनिट काट दो, बिजली बढ़ा दो, गैस बढ़ा दो, बिजली बढ़ा दो, पेट्रोल बढ़ा दो, पीडीएल बढ़ा दो। इसके अलावा आपने किया क्या है अभी तक कि आम बंदे को किसी चीज से कोई फायदा हो? यूटिलिटी स्टोर जो चलते थे जहां से गरीबों को मिलता था सस्ता राशन, कुछ मिल नहीं जाता था लड़ झगड़ के लाइनों में लग के, वो आपने बंद कर दिए कि जनाब ये तो नुकसान में जा रहे हैं। काबीना, पूरी हुकूमत नुकसान में जा रही है, आप इनको इंक्रीमेंट दे रहे हैं। मतलब डेफिसिट में चल रही है गवर्नमेंट, आप कैसे इंक्रीमेंट दे? कॉमन सेंस के खिलाफ है ये बात कॉमन सेंस के खिलाफ है। एज अ कंट्री वी आर इन डेफिसिट, हम कर्जे पे चल रहे हैं, तो क्या कर्जा ज्यादा मांगने पर इंक्रीमेंट मिल रहा है? ये समझ से बाहर है। और आखिरी जो मैंने बात करनी है वो तो एक जोक ही है। ये मैंने खबर पढ़ी, ये आपको पता है यूट्यूब पे ऐसे टॉपिक्स नहीं होते, लेकिन ये बहुत ही आला किस्म की खबर है। 2024 में तहरीरी जवाब आया वजारत मजहबी अमूर का असेंबली में। आज हाजियों से 70 अरब रुपया इकट्ठा किया गया था जी हज की मद में। उसको बैंक में रख के वजारत मजहबी अमूर ने 4.5 अरब रुपए का मुनाफा कमाया, सूद कमाया, और उसे फिर उड़ा दिया। उन्होंने कहा जी 4 अरब रुपए में हमने सिम खरीद लिए। ठीक है, 4 अरब की कितनी सिमें इन्होंने खरीदनी थी, किस किस्म की ये सिमें थी?
और बाकी जो है हमने हज डायरेक्टरेट के ऑपरेशनल अखराजात में लगा दिया। अब हज डायरेक्ट के ऑपरेशनल अखराजात क्या होंगे, आई हैव नो आइडिया, मुझे बिल्कुल कुछ पता नहीं। पाकिस्तान में हज जो ज्यादा करते हैं ना गरीब आदमी, वो अपनी इसको फरीजा, इस्लामी फरीजा है हज आपका एक, अगर साहिब इस्तात तो खून पसीने की कमाइयां लोग इकट्ठी करते हैं। इस वक्त हज तकरीबन 11 लाख रुपए का पड़ जाता है आपको, सस्ता भी हो सकता है 7 लाख रुपए का पड़ता हो, लेकिन चले हम लगा लेते हैं 11 लाख। 6 महीने तक ये रकम रहती है वजारत के पास, वो इसको रखते हैं बैंक में। ये शरई धंधा है इनका, ठीक है, ये शरई धंधा है। इन्होंने मजहब का प्रचार कर रहे हैं। ये वजारत मजहबी अमूर का एक काम है साल में हज करवाना, इसके अलावा किसी को मुझे तो नजर नहीं आते वजारत मजहबी अमूर क्या करती है क्या नहीं करती। तो जनाबे वाला ऑडिट भी नहीं हुआ इस सारे गोरख धंधे का, ठीक है। आप हजियों के हालात देखा करें, हर साल हज अभी आने वाला ना, हज आएगा, आप देखिएगा, रमजान अभी खत्म होगा, 2 महीने बाद हज आएगा, आप वीडियोस देखिएगा, पसीने में शराबूर छोटे छोटे गांव से जेवर बेच के कर्जे उठा के हज करने जाते हैं, वहां पर धक्के खाते फिर रहे होते हैं। यहाँ पर ये उनके पैसे ले उसके सूद कमा रहे हैं और उस सूद अपनी याशियों में उड़ा रहे हैं। ये हिलेरियस ये है जी जनाब। इसका बेसिकली थंबनेल की लाइन बेसिकली है जो है ना कि हज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, नारा होना चाहिए मजहबी वफाकी वजारत बराए मजहबी अमूर का, आप हज करो हम कमाएंगे, ठीक है। 1,60,000 हाजी हैं, ठीक है, 2024 में आपने जमा किया। ये आप डिवाइड कर दें जरा कि जनाबे वाला इनसे मुनाफा कमाया गया, तो 28,000 रुपये हर हाजी को आप वापस रिबेट दे सकते थे, लेकिन ये सब आपने सिमें खरीद ली इसकी ऑपरेशनल अखराजात। अब ऑपरेशनल अखराजात क्या होंगे, नए आईफोन आ गए होंगे और एसी लग गया होगा, लैपटॉप ले लिए होंगे, ठीक है। ऑडिट क्यों नहीं हुआ, सेक्रेटरी साहब मसरूफ है जी, 6 महीने मुनाफा कमाते रहे, खाते रहे। सेक्रेटरी साहब को 2 दिन नहीं मिले जनाबे वाला ऑडिट करवाने की, ऑडिट नहीं करवा रहे सेक्रेटरी साहब इनका, क्योंकि बोल खुल जाएगा। तो फिर जब कहते हैं करप्शन का कोई स्कैंडल नहीं आया, तो फिर हसन आए तो क्या है, मुझे आप ये बताइए, ये क्या स्कैंडल नहीं है? पहले तो मजहब के नाम पे जो वजारत काम कर रही है, वो शरई धंधा क्या कर रही है, वो सूद कमा रही है। फिर उस सूद से वो ऑपरेशनल अखराज सिमें खरीद रहे हैं जी, हज डायरेक्टोरेट ने सिमें खरीद ली। किस लिए सिमें, कितने की सिम होती है? सऊदीया में भी सिम खरीदोगे तो इतने अरब की सिमें नहीं खरीद सकते यार, पागल बनाते हो कोई। इससे इंटरेस्टिंग मुझे खबर नहीं मिली आज ऑनेस्टली। इमरान खान के सिनेरियोज जो थे वो बड़ा बनता था मेरी नजर में, मैंने जरा मेहनत ज्यादा उस पर की थी, वरना इससे खूबसूरत खबर नहीं हो सकती आज पाकिस्तान में। सबसे बड़ी खबर है, इससे बड़ा करप्शन का स्कैंडल नहीं हो सकता कि जनाबे वाला इन्होंने हाजियों से पैसे लिए हज कराने के लिए, उसको बैंक में रख के उस पर सूद कमाया, फिर जो सूद आया था उसको आपने यशी में उड़ा दिया, और अब कहते हैं जी वो ऑपरेशनल अखराज जाते और हम ऑडिट नहीं कराते इसका। ये क्या शरई धंधा है, क्या शरई धंधा है? कमेंट जरूर कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।